Hello everyone, my name is Gaurav and I'm the co-founder of Nexus Classes and I also teach physics. आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बात ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, यह 11th और 12th स्टैंडर्ड दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी फ़िज़िक्स जो है, जिनको फ़िज़िक्स से डर लगता है या जो फ़िज़िक्स से भागते हैं या फिर जो फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को ग्रास्प नहीं कर पाते या फिज़िक्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फ़िज़िक्स कर पाने के लिए जिस टाइप की मैथमेटिक्स हमें सीखनी चाहिए वो हम नहीं सीख पाते। तो वो मैथमेटिक्स को ही हम पहले सीखें ताकि हम फिज़िक्स को अच्छे से कर पाएँ। तो उस चैप्टर का जो नाम है वो है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं? मैथमेटिकल टूल्स में हम वो नए टाइप की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो 10th स्टैंडर्ड तक हमने नहीं पढ़ी होती। जैसे कि डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, थोड़ी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिसे हमें करना पड़ता है ताकि हम जो फिज़िक्स है उसे बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ। जो भी बच्चा जो फिज़िक्स से भाग रहा है, जिसके फिज़िक्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एसोसिएट कर सकते हो कि वो मैथमेटिकल टूल्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर वो लैक करता है। उसकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिज़िक्स के लिए आनी चाहिए थी वो वहाँ पे उसे नहीं आती है। तो मेक नो मिस्टेक, मैथमेटिकल टूल्स भले ही मैथ्स का पार्ट है बट ये फिज़िक्स के लिए फाउंडिंग स्टोन है। आप इस बेस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इस फाउंडेशन को अगर आप सॉलिड कर लेते हैं तो आपके फिज़िक्स बेटर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है ये 11th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो पढ़ाया जाता है 11th स्टैंडर्ड का पार्ट ही पढ़ाया जाता है, बट वी विल डू कि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस तरीके से इस चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है जी, आई होप दैट इज़ क्लियर एंड आई होप आई कैनॉट एम्फोसाइज इनफ कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो या 11th में आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो की जो सीरीज़ है मैथमेटिकल टूल्स की, ये आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स में फिज़िक्स सब्जेक्ट का टोन डिसाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो से या ये मैथमेटिकल टूल्स के जो कंसेप्ट है ये अच्छे से आते हैं तो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, और अगर नहीं आते तो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वर्स हो जाएगा। तो आई कैनॉट एम्फेसाइज इट इनफ कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट सीरीज। ठीक है जी, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आई स्टार्ट विद द वीडियो नाउ, विल प्रोसीड नाउ। सबसे पहली चीज़, आज देखो इसमें क्या है, 4 मेन टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, दैट इज़ वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, इट इज़ कॉल्ड वेक्टर। अब ये वेक्टर होता क्या है, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। व्हाट इज़ अ वेक्टर? देखो, जब हमने क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया तो हमने बोला 2 प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है जी, फिजिकल क्वांटिटी है, इसे 2 चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया हमने, स्केलर में और वेक्टर में। ठीक है, अब सर ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? बहुत आसान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान पे जाके बोलते हो भैया मुझे 2 किलो दूध दे देना, तो 2 किलो दूध आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भैया 2 किलो दूध दे देना नॉर्थ डायरेक्शन में। डजेंट मेक एनी सेंस। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जी आज मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा वेस्ट डायरेक्शन में। डजेंट मेक एनी सेंस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आटा खरीद के लाते हो, आप 5 किलो आटा खरीद के लाए, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलो आटा खरीदा। डजेंट मेक एनी सेंस। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बुलाते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बुलाते हैं? स्केलर बुलाते हैं भाई। इज दैट क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं है। इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसके अंदर हम यूं नहीं बोलेंगे ईस्ट वेस्ट अप डाउन लेफ्ट राइट, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए कि यार आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, अमृतसर जाना है, तो इन विच डायरेक्शन यू शुड प्रोसीड, तो ऑब्वियसली बात है यार, क्वेश्चन में डायरेक्शन है तो आपको बताना पड़ेगा यार कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ईस्ट में जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है, डायरेक्शन चेंज तो क्वांटिटी चेंज, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बुलाते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बुला देते हैं भाई। इज दैट क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या है? डायरेक्शन भी है। इज दैट क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट या मात्रा, एज इन की हमने बोला कि 5 किलो आटा, तो जो 5 है इसमें वो उसका मैग्नीट्यूड है। या अगर मैं बोलता हूँ कि 5 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसमें जो 5 किलोमीटर्स है दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ इज द डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक है वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होगा? जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी। स्केलर क्या होगा? जिसके साथ कोई डायरेक्शन का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं। देखो थोड़ी बहुत और चीज़ें देखते हैं, पहले एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी, ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन होती है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा। जैसे कि फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स को हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, इट इज़ अ पुश और अ पुल। बट फॉर अब देखो हमने ही बोल दिया ना पुश, पुश का मतलब सामने की तरफ, पुल का मतलब अपनी तरफ, तो यार डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है ना इसमें। तो फोर्स किसका एग्जाम्पल है? एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। और देखें इसके और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसका और एग्जाम्पल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? अपनी जगह से आपका इसका हिंदी वर्ड होता है विस्थापन। तो आप अपनी जगह से किसी और जगह पे पहुंच गए, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक रिलेट करने वाली डायरेक्शन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, कि आप यहां से किस तरफ गए और कितना दूर पहुंचे, वो जो चीज़ आपको बताती है वो डिस्प्लेसमेंट से आपको पता लगता है। इज दैट क्लियर? तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और देखें इसके और कौन से एग्जाम्पल है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, हम थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो है पढ़ते रहेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेलोसिटी हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ थ्रू आउट द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जो कि हम पढ़ने वाले हैं, विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। आई होप दैट इज क्लियर। स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, स्केलर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एनर्जी, डिस्टेंस, वर्क डन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, जैसे कि स्पीड हो गया, राइट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये स्केलर हैं, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये क्या हैं? वेक्टर हैं। तो थ्रू आउट द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड सिलेबस क्वांटिटीज़ जो हैं बहुत सारी मतलब बिखरी हुई हैं क्वांटिटीज़। बहुत सारी क्वांटिटीज़ को वेक्टर बुलाया जाएगा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ को स्केलर बुलाया जाएगा। तो थ्रू आउट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड हम देखते रहेंगे कि काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ स्केलर हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। ठीक है, तो हमने सीखा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है वो चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फिर हमने देखे वेक्टर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे अभी। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब देखो वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या क्या है? वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इज दैट क्लियर? तो अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आनी चाहिए। तो हमने बोला वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करो? ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करो एक
एरो से, एरो यानी कि तीर से, तो वेक्टर को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यह एक वेक्टर है, आपको एक एरो लग रहा है, हम इसे वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के तरीके से। इस एरो का जो लेंथ है वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। एरो का जितना भी लेंथ होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और एरो का जो हेड है, एरो का हेड जहां पे भी पॉइंट कर रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है। तो अगर आप देखो, हमें दो ही चीजें रिप्रेजेंट करनी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया एरो से। जितना छोटा लेंथ या जितना बड़ा लेंथ उतना छोटा या बड़ा मैग्नीट्यूड, जिधर एरो पॉइंट कर रहा है उधर क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि इस तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर है, ये इस तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर है, ये इस तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ इसके बाद वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली यानी कि वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। मान लो कि ये कोई वेक्टर था, अब इस वेक्टर का अगर मैंने नाम रखना है तो मैं इसे ऐसे बोलूँगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम यूजुअली एल्जेब्रिकली चीज़ों को नाम देते हैं, x या y या a या b, जैसे a² y या 3x² + 2y + 0, ऐसे ऐसे करके इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो वेक्टर के अंदर भी सेम चीज़ पॉसिबल है। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में, मान लो ये a वेक्टर है तो हम a लिखेंगे और a के ऊपर हल्का सा एरो लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड, इसे बोला क्या जाएगा, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ a वेक्टर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू राइट b वेक्टर, तो आई विल राइट b और उसके हेड के ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, b वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना इतना आसान है यार, जो भी है a वेक्टर है तो a के ऊपर छोटा सा एरो लगा दो। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। इज दैट क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा, अब दो वेक्टर्स के साथ भी खेल के देखते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर कैसे लिखा जाए। एक की जगह दो वेक्टर बना देते हैं हम, ठीक है? हम देखो क्या होगा इसके अंदर। मान लो यह है a वेक्टर और मान लेते हैं ये है b वेक्टर, and I am interested in finding out what is the angle between these two vectors. Is that clear? अब आप अगर बिल्कुल क्लोजली नोटिस करो, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल है, इसे मान लेते हैं, नाम रख दिया हमने अल्फा। एक दूसरा एंगल भी है, एक ये बड़े वाला एंगल भी है, इसका नाम रख दिया हमने बीटा। तो जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करी जाएगी तो वी हैव टू कंसीडर द स्मॉलर एंगल। जो छोटा एंगल है हमें वो कंसीडर करना। अब अगर हम ध्यान से देखें यार, अल्फा छोटा एंगल है या बीटा छोटा एंगल है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, अल्फा इज द स्मॉलर एंगल। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी कंसीडर्ड व्हाट, अल्फा। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो उन्हें अरेंज भी ऐसे करना पड़ेगा कि उनकी टेल्स एक साथ हों। हेड कहीं पे भी हो सकते हैं, टेल्स एक साथ हों, जब भी तो एंगल बनेगा ना यार। तो एंगल बनेगा, अब दोनों को टेल से ज्वाइन कर दिए तो दो एंगल बन जाएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, यानी कि एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल। हमें कौन सा कंसीडर करना है, हमें छोटा एंगल ही कंसीडर करना है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर एंगल। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, द स्मॉलर एंगल व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम देयर टेल्स। जब भी दो वेक्टर्स को टेल से ज्वाइन किया जाएगा तो उनके बीच में बनने वाला जो छोटा एंगल है उसे हम क्या बुलाएंगे, वही होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो ये टाइप्स देखते हैं। देखो सबसे पहला टाइप जो हमें पढ़ना है, इट्स कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के अलग अलग टाइप हैं, पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर। वर्ड यूनिट जो है,
इस यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन। वन का मतलब क्या? वन का मतलब एक, लेकिन क्या चीज होनी चाहिए वन? इसका मतलब है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन हो, तो वो वेक्टर को यूनिट वेक्टर बुलाया जाएगा। यानी कि मान लो एक वेक्टर है, इसका लेंथ था 6 मीटर और ये इधर पॉइंट कर रहा था, क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड तो 6 है। हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि 1 यूनिट हो। 1 यूनिट, अब कोई भी यूनिट का सिस्टम में 1 हो सकता है, आप डिपेंडिंग कि आप कौन से सिस्टम में कंसीडर कर रहे हो। तो हमारे लिए यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका लेंथ हो 1 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड हो 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज 1 यूनिट, दैट इज ऑल। इसे हम क्या बुलाते हैं? यूनिट वेक्टर बुलाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। इतना सिंपल है। अब जनरली यूनिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंटली हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई ए वेक्टर है, अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जो रेगुलर तरीका है हमें रिप्रेजेंट करने का, इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम इसे थोड़ा सा चेंज करके ए कैप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर जो है वो एरो की बजाय एक छोटा सा कैप हम लगाते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर कैप सा हम लगा देंगे। इस तरीके से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी आप देखो ऐसे लिखा, मान लो एक्स कैप या आई कैप या जे कैप या वाई कैप या बी कैप, कुछ भी ऐसे लिखा हो, तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशंस हैं। जब भी ऊपर कैप लगा हुआ मिलेगा ना, इसका मतलब क्या है? ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है। आई होप दैट इज क्लियर। इतना सिंपल है। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर होते हैं जी जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट हो, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? यूनिट वेक्टर बुलाते हैं। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। देखें अगला टाइप क्या होता है वेक्टर का। अगला टाइप है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अब ऑब्वियस सी बात है, यूनिट वेक्टर वो था जिसका मैग्नीट्यूड था 1। अब नल वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? नाम से ही हमें पता चल रहा है, यह वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा इज 0। जीरो मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का हो उसे हम क्या बुलाते हैं? नल वेक्टर बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हमने इधर फोर्स लगाया, कुछ भी सोचो कि 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, लेकिन आगे से भी कोई आया, उसने भी 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब ये बॉक्स कहाँ जाएगा? आगे जाएगा या पीछे जाएगा? ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसे इस तरफ से भी पुश मिल रहा है 10 न्यूटन का और उस तरफ से भी पुश मिल रहा है 10 न्यूटन का, तो ये वेक्टर कहीं, ये बॉक्स जो है ये कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर अगर मैं बोलूं यार व्हाट इज नेट फोर्स वेक्टर, तो आप बोलोगे जी यह एक जीरो है, ये एक नल वेक्टर है, इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा। टोटल फोर्स वेक्टर जो लिखा जाएगा इसके लिए वो क्या होगा? एक नल वेक्टर होगा। क्लियर है? अच्छा, नल वेक्टर का हमने देख लिया मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होता है? इसका कोई डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। अगर मैग्नीट्यूड होता तब हम बोलते इस मैग्नीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ही खत्म कर दिया तो आप कह सकते हो कि इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया हमने, इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया भाई। तो रियलिटी में जब भी हम बोलेंगे कि एक नल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे उसके साथ कि डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा सकता ये वेक्टर, कोई डायरेक्शन इसके लिए डिफाइंड नहीं है। इसका डायरेक्शन बेसिकली हम बोलेंगे कि नहीं होता है, नॉट डिफाइंड डायरेक्शन है। कोई एक जगह का डायरेक्शन नहीं बोला जा सकता, कोई स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता।
आई होप दैट इज क्लियर। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 0, डायरेक्शन है नॉट डिफाइंड, इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं नल वेक्टर। क्लियर है? आगे प्रोसीड करते हैं। देखें जी, हाँ जी, इस वेक्टर के अंदर हमें क्या बोला, हमें नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो कि सेम लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, वो वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के अंदर आए उसे हम क्या बुलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बनाया दिस इज ए वेक्टर, राइट। एक और वेक्टर बनाते हैं यहाँ पे, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर एंड वन मोर वेक्टर विल ड्रॉ, लेट अस से दिस इज सी वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऑल दीज वेक्टर्स दे आर लाइंग अलोंग दी सेम लाइन। एक ही लाइन में सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन में ये वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो इनको क्या बोल दिया जाएगा भाई? इनको बोल दिया जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसमें भी जो ए वेक्टर है और जो सी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। देख सकते हैं कि नहीं? ये दोनों फॉरवर्ड पॉइंटिंग वेक्टर्स हैं, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इनके लिए मैं एक स्पेशल टर्म यूज कर सकता हूं कि कोलिनियर तो हैं ही, साथ ही साथ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स। साथ ही साथ अगर मैं बोलता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट कर रहे हैं। एक इस तरफ पॉइंट कर रहा था तो वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में। तो इन वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं हम बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आई होप दैट इज क्लियर। तो कोलिनियर वेक्टर्स में भी हमने देखा दो टाइप आ गई, एक पैरेलल वेक्टर्स हैं और एक एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर कौन से हैं? जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से हैं? जो अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अब देख, अगर पैरेलल वेक्टर की बात करें, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल है ना, तो अगर सोचा जाए इनमें क्या होगा? थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल कितना है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा जी? 0 डिग्रीज। आई होप दैट इज क्लियर। और वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये वेक्टर है सामने पॉइंट कर रहा है, कि ये वेक्टर है पीछे पॉइंट कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? दैट इज 180 डिग्री। तो इनका थीटा क्या होता है भाई? 180 डिग्री। आई विल से वो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, वो वेक्टर्स जो कि एंटी पैरेलल हैं उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। आई होप दैट इज क्लियर। वेरी सिंपल कंसेप्ट। कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं एक लाइन के अंदर आने वाले। एक लाइन में भी दो तरीके से वो आ सकते हैं, या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल। पैरेलल होंगे तो एंगल होगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्रीज। आई होप दैट इज क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट हमें बोला व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कोलिनियर वेक्टर होते हैं वैसे एक और टाइप होती है, इसे बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स वो हैं जो सेम सरफेस के अंदर लाई करें। फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड का सरफेस है, इसके अंदर मैं जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सब के सब वेक्टर्स इस पूरी सरफेस के अंदर ही तो आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ से बाहर की तरफ उछल के निकल गया कोई वेक्टर, या अंदर स्क्रीन के अंदर ही चला गया कोई वेक्टर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। आपकी स्क्रीन से कोई बाहर थोड़ी आ रहा है यार वेक्टर, है कि नहीं? तो वो वेक्टर जो सेम सरफेस के अंदर लाई करें, इस पूरी सरफेस के अंदर एक ही सरफेस है जिसके अंदर ये सारे वेक्टर्स अगर लाई कर रहे हैं, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बुलाते हैं? कोप्लानर वेक्टर्स बुलाते हैं। तो वेक्टर्स which lie in the
सेम प्लेन, इनको हम क्या बुलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। चाहे सेम प्लेन बोल सकते हैं, चाहे सेम सरफेस बोल सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप दैट इज क्लियर। आगे देखो, आगे प्रोसीड करेंगे हम। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यह एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से एक वेक्टर निकला, इसका नाम रख दिया ए वेक्टर। यहीं से एक और वेक्टर भी निकल गया, इसका नाम हमने रख दिया बी वेक्टर। यहीं से एक और वेक्टर भी निकल गया, इसका नाम हमने रख दिया सी वेक्टर। जितने मर्जी वेक्टर आप यहाँ से निकालते रहें, लेट अस से ये वेक्टर निकल गया, इसका नाम हमने रख दिया डी वेक्टर। इज दैट क्लियर? दिस इज डी वेक्टर। तो इन सभी वेक्टर्स के लिए कॉमन चीज क्या है? बिल्कुल समझें इस चीज को बेटा। इन सब के लिए कॉमन क्या है इनका? दिस इज व्हाट? दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आसान भाषा में बोलें तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है उनको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स बुलाते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतना सिंपल है भाई। वो वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिन बराबर है, सेम है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो उन्हें क्या बुलाएंगे हम? कॉन्करेंट वेक्टर्स बुलाया जाएगा उन्हें। आई होप दैट इज क्लियर। प्रोसीड करते हैं। ये तो थे टाइप ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं वेक्टर्स में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। देखो, वेक्टर असलियत में ना, वेक्टर का अपने आप में अलजेब्रा है। जैसे हमने पहले पूरा सीखा है कि यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई बी, तो ये हमने अलजेब्रा सीखा है ना। ऐसे वेक्टर्स की, वो हमने स्केलर्स के साथ किया था पहले, ऐसे ही वेक्टर्स का अपना एक मैथमेटिक्स है जो स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर पूरा ऑपरेशंस होंगे। वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, वेक्टर को वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस पूरी चीज़ को बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है कि वेक्टर को अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है। मान लो कि, पहले ग्राफिकली समझते हैं। मान लो कि एक वेक्टर था, यह है ए वेक्टर। अब आपको बोल दिया गया कि जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था लेट अस से 2 मीटर्स। ठीक है ना। जब भी ऐसे दो लाइन बना देता हूँ, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, पूरा वर्ड नहीं लिखा। अगर मैं दो लाइन ऐसे बना देता हूँ तो इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, हमें बोल दिया कि एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 मीटर। अब हमने इसे एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने बोला व्हाट इज 5 टाइम्स ए वेक्टर, ये क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा जी? बेसिकली जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या था? 2। किससे मल्टीप्लाई किया? 5। तो मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा? 10। और डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नया वेक्टर बन जाएगा। अब यह वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 5a वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इसका लेंथ जो है वो बन चुका है 10 मीटर और इसकी डायरेक्शन वही है जो पहले थी। डायरेक्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़रूर मल्टीप्लाई हो जाता है और डायरेक्शन क्या रहती है? सेम रहती है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू गाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है जी, लेट अस से यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 1 यूनिट। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला व्हाट इज़ 3a वेक्टर। या एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा हम इसे बोल देते कि -3a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब अगर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो लेंथ तो 3 टाइम्स हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। देख, पहले 1 मीटर थी तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। लेकिन बिकॉज नेगेटिव साइन है तो इसका डायरेक्शन जो अब था वो नहीं रहेगा, इससे उल्टा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एग्जैक्टली अपोजिट, और आई विल से ये क्या है, ये -3a वेक्टर है। पॉजिटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, डायरेक्शन सेम। नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। आई होप दैट इज क्लियर। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसके अंदर कोई बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन रहेगा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। दैट इज हाउ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर। आई होप दैट इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कुछ हम ग्राफिकल टेक्निक्स देखेंगे और कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स देखेंगे। जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो सबसे पहले हम कुछ ग्राफिकल टेक्निक्स की बात करेंगे। तो उसका पहला लॉ जो है उसे हम बुलाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, कैसे करना है, मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर। हमें बोल दिया गया कि ये दो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना है, तो ज़रा बताओ क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेते हैं हम, लेटर से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो पहली बात तो जब भी ऐसा बोल दिया जाए तो आपको वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनको टेल के साथ जोड़ देना है। ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का टेल एक जगह पे होना चाहिए, दोनों को टेल से ज्वाइन कर दिया। इज दैट क्लियर। एक बार हमने टेल से ज्वाइन किया तो आपको मान लो कि इसकी एक फोटो कॉपी बनानी है यहाँ पे, इसकी एक कॉपी बनानी है यहाँ पे, तो ए वेक्टर का एक कॉपी बना देंगे ऊपर, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। लो भाई, यह एक ए वेक्टर का कॉपी है। अब जब आप इसका कॉपी क्रिएट करोगे तो ध्यान क्या रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, सिर्फ लोकेशन अलग होनी चाहिए। यहां से ये वेक्टर की एक कॉपी उठाई और यहां पे जाके पेस्ट कर दी हमने। इज दैट क्लियर। हमने क्या करा, डायरेक्शन भी सेम रखी है और लेंथ भी सेम रखी है, कि दोनों चीजों के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए भाई। अब सेम क्या करेंगे बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर की भी एक कॉपी बना देंगे यहाँ पे। बी वेक्टर की कॉपी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुड़ जाएगा, दिस इज बी वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ए की कॉपी बनाई, बी की कॉपी बनाई, तो ये पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने वेक्टर को कॉपी किया ताकि क्या हो जाए, हमारा एक पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करें दोनों वेक्टर की टेल से लेके दोनों वेक्टर के हेड तक। ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पे दोनों कॉपीज के हेड मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर की टेल मिल रहे हैं। तो यहां से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा, दिस विल बी कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑलवेज। इज दैट क्लियर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर्स को आप दोनों को टेल से ज्वाइन कर दें और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें, तो दोनों की टेल से दोनों की हेड तक जाने वाली जो डायगोनल होगी उससे हमें क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर्स का सम मिलेगा, दोनों का एडिशन मिल जाएगा उससे। इज दैट क्लियर। और देखो, मान लो कि वेक्टर थोड़े अलग टाइप से रखे होते हैं, मान लेते हैं कि वेक्टर कुछ इस प्रकार से रखा होता आपका, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, हर सिचुएशन में वैलिड है। क्या करना है, पहले ए वेक्टर का कॉपी बनाना है यहाँ पे, तो हमने ए वेक्टर का कॉपी बना दिया यहाँ पे, दिस इज ए वेक्टर। अब क्या करना है, बी वेक्टर का कॉपी बनाना है, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से बी वेक्टर का कॉपी बना दिया, दिस इज बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या आएगा, दोनों के टेल से लेके दोनों के हेड तक जो वेक्टर ज्वाइन होगा उसे हम क्या बुलाएंगे, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई होप दैट इज क्लियर।
इससे हम क्या बुलाते हैं, ये बहुत ही आसान लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और भी ज़्यादा सिंपल है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में छोटा सा डिफरेंस है ये कि जब वेक्टर्स को हम अरेंज करते हैं तो दोनों को टेल से नहीं करते। मान लो ये ए वेक्टर है, अब बी वेक्टर जो है उसको ऐसे नहीं ड्रॉ करूंगा कि वो इसकी टेल से ही जुड़ा हो। बी वेक्टर को हमेशा इसके हेड से बनाना है, भले वो किसी भी डायरेक्शन में बने। तो यहां से हमने क्या बना दिया, बी वेक्टर। क्लियर है कि पहले अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम लॉ में यहां पे बनना चाहिए था, लेकिन इस बार ट्राइंगल लॉ में कैसे बनेगा, ऐसे। अब आपको क्या करना है, ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन करना है और उससे आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर्स को आप हेड टू टेल ज्वाइन कर दें और ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए तीसरी साइड ड्रॉ कर दें, लेकिन तीसरी साइड थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लगानी है हमें। देखो ये फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा था, वो ऊपर पॉइंट कर रहा था, लेकिन ये साइड जो है ये ऐसे पॉइंट कर रही है। तो तीसरी साइड को हम रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। देखो मान लो पहले ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर। अब अगर सी वेक्टर को ऐसे लगाता तो ये पूरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाती, ये ऑर्डर में ही रहता। लेकिन हमें इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, हमने इसे उल्टे ऑर्डर में लगानी है। तो यहाँ पे हम ए वेक्टर बी वेक्टर टेल से लेके हेड तक हमने ज्वाइन करना है। ये क्या बन जाएगा अपना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल है भाई। दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि ट्राइंगल की दो साइड हो, तो जो तीसरी साइड बनेगी उससे वेक्टर का सम मिल जाएगा। इतना सिंपल है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आज के लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वेक्टर के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग नाम के वेक्टर्स, ग्राफिकल लॉज, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बट यूज़फुल नहीं है। बट ये जो चीज़ है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। थ्रू आउट द फिजिक्स आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखने को मिलेगा, आपको बार बार करना पड़ेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चाहे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर आपको जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलेंगी आपको रिजल्टेंट निकालना रहेगा, यानी कि एडिशन करना रहेगा। वो हम ग्राफिकली नहीं करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे। तो मैथमेटिकली जब हम करते हैं तो हमें ये टॉपिक जो है उसको अच्छे से जानना आना चाहिए। ठीक है, करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। देखो भाई प्रोसीड करते हैं। मान लो ये है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। अब हमने क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया सबसे पहले, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। राइट, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो था लेटस से वो थीटा था। ठीक है, वैसे भी स्मॉलर एंगल कंसीडर करना तो हम मान सकते हैं। अब हमने क्या किया, नेमिंग कर देते हैं हम इसकी। दिस इज पी क्यू आर एस टी। हमने पॉइंट्स की नेमिंग कर दी है। अब जो बता रहा हूं बिल्कुल उसको ध्यान से सुने। ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। इज दैट क्लियर? एंड आई विल ऑल्सो से कि ये भी बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ये पैरेललोग्राम जब हमने कंप्लीट किया तो इनकी कॉपीज बना के हमने रख दी हैं। अब ट्राइंगल आर क्यू टी, ट्राइंगल जो है कौन सा ट्राइंगल, आर क्यू टी, इस ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है यार, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसे क्या लिख सकता हूं, आर टी अपॉन आर क्यू, और आई कैन से आर टी इज इक्वल टू आर क्यू इंटू साइन थीटा। इज दैट क्लियर? देखो जी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये लॉन्गेस्ट साइड आर क्यू जो है ये हाइपोटेन्यूज है। आई होप दैट इज क्लियर।
साइन थीटा लिखा तो आर टी अपॉन आर क्यू, तो आर टी अपॉन आर क्यू हमने लिख दिया। अब आर टी का वैल्यू क्या है, आर क्यू इंटू साइन थीटा, लेकिन आर क्यू का लेंथ कितना है, ये तो बी वेक्टर ही है, तो आर टी जो है इसे लिख सकता हूँ बी साइन थीटा, बिकॉज वो तो बी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था आर क्यू जो है। तो हमने आर टी को लिख दिया यहाँ पे बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? और सिमिलरली सेम ही ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल आर क्यू टी में हमने बोल दिया व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है क्यू टी और हाइपोटेन्यूज कितना है आर क्यू। यहाँ से क्यू टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से क्यू टी का वैल्यू आएगा बेटा आर क्यू कॉस थीटा, एंड सिंस क्यू टी इज इक्वल टू आर क्यू कॉस थीटा, आर क्यू कितना है, आर क्यू तो बी है, तो दिस विल बिकम बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये जो बॉटम वाला साइड है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, और सामने वाला जो साइड है ये क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। मैं कलर से भी मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये जो साइड है दैट इज बी कॉस थीटा, एंड ये जो साइड है ये वाला दैट इज बी साइन थीटा। आई होप दैट इज क्लियर। इतना सिंपल है। अब देख, नाउ दैट सारे पैरामीटर्स हम लिख चुके हैं, अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, हम जानते हैं कि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये जो लेंथ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये लेंथ हमें चाहिए। इसी को हम क्या बुलाते हैं, आर वेक्टर भी बुला सकते हैं, रिजल्टेंट बुला सकते हैं, रिजल्ट आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर जोड़ के तो आर वेक्टर बुला दिया हमने। अब आर वेक्टर को ट्राइंगल पी आर टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल पी आर टी आई विल से पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो पी आर, यही तो हमें लेंथ चाहिए, यही लेंथ ही तो रिजल्टेंट का लेंथ है, तो इसे मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर। आर टी क्या है, ये बी साइन थीटा है, यहाँ से हमने देखा था भाई ये क्या है, दिस इज बी साइन थीटा। अब सिंस दिस इज बी साइन थीटा, तो आई विल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी टी स्क्वायर। पी टी क्या है, पी टी जो है ध्यान से देखें तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा है, ये दो चीज़ों से मिलके बना ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, इसे लिख दूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो और सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा अपने पास, इज इक्वल टू ये बना अपने पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखेंगे है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1। तो इस पूरी चीज़ में हम लिख सकते हैं कि जो आर वेक्टर है वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो गए, तो ये बना बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? और आई विल से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर, इट विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस पूरे का क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज अंडर रूट। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला है जो हमारे हर जगह पे काम आएगा।
दो वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा? इस नए वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या? अंडर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला अगर हमें आता है तो मैक्सिमम सवाल जो हैं हमारे वेक्टर एडिशन के ऊपर जो बेस्ड हैं वो इसी फार्मूला से होने वाले होते हैं। तो ये फार्मूला आता है तो यार आसानी हो जाती है। और मैक्सिमम लोगों को ये वेक्टर एडिशन का फार्मूला नहीं आता तो उनके बहुत सारे चैप्टर काइनेमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम आएगी, वेलोसिटीज़ ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में उनको दिक्कत आएगी फोर्सेज ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ये आज के पूरे लेक्चर में जो इस पूरे लेक्चर की एक चीज़ अगर आप याद रख सकते हो तो उसे ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि अगर आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर आर वेक्टर ए और बी से मिलके बना है तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस पूरे का अंडर रूट। इज दैट क्लियर? अब यार है तो वेक्टर ही, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, डायरेक्शन भी तो निकाल के बताओ। डायरेक्शन भी निकाल के बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो वापस हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। लेट अस से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अगर आपको याद हो हमने इनका कॉपी बनाया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी साइन थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा। ये डायग्राम है अपने पास। अब रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट आया ये वाला वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन पता करने के लिए मुझे ये एंगल अल्फा ही पता चल जाए तो बहुत है, क्योंकि ए वेक्टर का डायरेक्शन पता है। मैं बोल दूंगा आर वेक्टर जो है ए के साथ अल्फा एंगल पे है, तो दोनों का डायरेक्शन पता चल गया। तो बेसिकली इस अल्फा को ही पता कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या है, काम चल जाएगा भाई। तो मैंने बोला यार ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं एक बार। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसे येलो में मैंने बनाया है, इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें, इसके अंदर tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा क्या है? इसके अंदर अल्फा लिखा है हमने, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? b साइन थीटा। तो यहां पे लिख देंगे b साइन थीटा अपॉन बेस क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं आएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। दैट इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद a वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करके हमें दोनों चीज़ें पता चल गई हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है जी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट? डायरेक्शन हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है, क्या होता है भाई? tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फार्मूलाज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ये वाला फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आपका वेक्टर का आधा काम हो चुका है, जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है उसका आधा काम आपका हो चुका है। तो मेक नो मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उस वीडियो में भी ये जो लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से रिवाइज करें और इस फार्मूला को अप्लाई करें। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे और उसमें वेक्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये दो वीडियोस जो हैं इतना भी अगर आप वेक्टर्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इससे आपका काम चल जाता है, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कराने को तो मैं 6 लेक्चर भर भी वेक्टर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये 2 लेक्चर में से जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप निकाल के अप्लाई कर दें, आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज़ व्हाट आई कैन गारंटी, दैट इज़ व्हाट आई प्रॉमिस यू गाइस। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आगे जो है 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड सबके लिए वीडियोज़ जो हैं वो आते रहेंगे।
और इन केस यू गाइज नीड एनीथिंग स्पेसिफिकली, अगर आपको चाहिए कि सर ये चैप्टर पे वीडियोस बनाओ, या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, तो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो यू गाइज कैन लेट अस नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फॉर टुडे.